अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम पहला एडिटोरियल देख रहे हैं 30 सितंबर को ये पब्लिश हुआ है, वो है हमारे पास एवनफील्ड रिलीफ। ठीक है, अब एवनफील्ड केस में रिलीफ मिला है इसे मरीम नवाज को, तो इसको हम जो है वो डिटेल से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जी दी लीगल firewalls erected between the PMLN's Nawaz camp and the corridors of power now seem to be flickering out one by one. उनका लीगल फायरवॉल। अच्छा, फायरवॉल का वर्ड आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुना होगा जब कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं कि जी फायरवॉल क्या है, बेसिकली वायरस से प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है रुकावट पैदा कर देना, इसको आप इस तरह समझें। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लीगल फायरवॉल था, एक मतलब कानूनी तौर पे वो एक रुकावट खड़ी की गई थी किसके दरमियान, PMLN के नवाज कैंप के दरमियान और कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ठीक है, मतलब कि आपने क्या है कॉरिडोर्स ऑफ पावर के किस तरीके से आपने पावर तक जाना है, और वो लोग जिनको क्या है मतलब जिनको समझा जाता है कि भाई ये आपको क्या है आगे आने में मदद देंगे, सीम टू बी फ्लिकरिंग आउट। वो दिखाई देता है फ्लिकर आउट होना। फ्लिकर आउट होता है कि उसकी इंटेंसिटी में, शिद्दत में कमी आना, वन बाय वन, एक एक करके। ठीक है, तो मतलब जितनी भी रुकावटें थी कानूनी तौर पे किसके दरमियान थी, PMLN नवाज कैंप के दरमियान में और कॉरिडोर्स ऑफ पावर के दरमियान में, वो दिखाई देती हैं कि जी वो फ्लिकर आउट हो रही है, यानी उनकी शिद्दत में कमी आ रही है एक एक करके। ठीक है, तो यकीनन फिर जो कॉरिडोर्स पावर जो हैं और जो आप कह देंगे जी पावर तक वहाँ पे वो क्या है हासिल कर सकेंगे, क्योंकि पहले जब इस पे पाबंदी लगी थी तो इस पे एतराज़ भी यही लगता था मरीम नवाज पे कि भाई ये जो है इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, और फिर ये हर चीज़ ये इस तरह क्या है चेयर कर रही होती है जितनी भी अहम मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, अच्छा वही चीज़ आगे बताएगा कि भाई इससे होगा क्या। इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। और बाकी ये कह रहा है कि जी अम, अच्छा, एक तो ये इसको रिलीफ मिला है मरियम को, और साथ ही साथ क्या हुआ है, सिंस सेनेटर रज़ाक डार्स perpetual arrest warrants were suspended, he has returned home and is now heading the finance ministry despite spending 5 years absconding from the law. अच्छा, उन्होंने कहा जब से ये सेनेटर इसहाक डार की परपेचुअल अरेस्ट है ना, परपेचुअल क्या होता है, नेवर एंडिंग और चेंजिंग। ठीक है, तो लगातार ये परमानेंट नेचर का ये था, अरेस्ट वारंट थे, उनको सस्पेंड किया गया, उनको मुअत्तल किया गया। वो क्या है, वापस ही हैज़ रिटर्न होम, यानी कि वापस पाकिस्तान आ गया एंड इज नाउ हेडिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और वो उसको हेड कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डिस्पाइट स्पेंडिंग 5 years, बावजूद इसके कि उसने गुजारे 5 साल एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द लॉ। एब्सकॉन्ड करना होता है कि जब आप यो हो उससे बचने की कोशिश करते हो, लॉ से गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हो, एक तरीके से आप क्या भागे होते हैं, भगोड़ा इसको हम बोल देते हैं। तो उसने कहा है कि जी वापस आके इसने हेड कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, बावजूद इसके 5 साल इसने जो है ना कानून से बच के गुजारे, कहाँ से, लॉ से। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल दे रही हैं, एक तो ये मरीम नवाज को ये रिलीफ मिला है एवनफील्ड केस में, और दूसरा ये इसहाक डार जो है ना इसके अरेस्ट वारंट को सस्पेंड करके अब ये वापस हेड कर रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अच्छा, उन्होंने कहा जी 4 years after they were convicted, Islamabad High Court has given PML and Vice President Mariam Nawaz and her husband Mohammed Safdar a big reprieve. उन्होंने कहा 4 साल बाद जब ये दोनों ये है ना क्या कन्विक्ट किया गया था, उन पे जो है ना इल्ज़ाम था और इस पे उनको सज़ा हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उन्होंने है ना PMLN वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज और उसका जो शौहर है मोहम्मद सफदर, उसको क्या है बिग रिप्रीव दिया। रिप्रीव होता है रिस्पाइट, राहत। आप जब की वो पनिशमेंट है उसको कैंसिल किया है। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया, सेटिंग aside a July 2018 accountability court ruling that had held Miss Nawaz guilty of concealing her father's properties in the Avonfield apartments. Reference, the IHC has now given her a clean sheet and um, contesting overturned the sentence. अच्छा, उन्होंने कहा जी सेट असाइड करते हुए, बिल्कुल उसको कलअदम करा देते हुए, जुलाई 2018 की वो अकाउंटेबिलिटी एहतसाब अदालत की वो रूलिंग थी, वो फैसला था जिसमें जो है ना ये क्या तय किया गया था कि जो नमाज है वो गिल्टी है, यानी वो मुलजिम पाई गई थी अपने वालिद की प्रॉपर्टीज़ को छुपाने के सिलसिले में एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें अब इसने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देने का क्या मतलब होता है कि आप किसी को कहते हो, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एग्जोनरेशन गिवन बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कि एक तरीके से आप उसको सर्टिफिकेट ऑफ एग्जोनरेशन है कि भाई ठीक है आपने कोई भी जो है वो गलत काम नहीं किया है। तो इसकी यहाँ पे ये मतलब है कि उसको क्लीन चिट मिल गई है एंड ओवरटर्न द सेंटेंस। ओवरटर्न होता है इनवैलिडेट करना, एबॉलिश करना, रिवर्स करना। तो वो जो भी सेंटेंस था उसको दिया गया था 2018 में, उसको इन्होंने ओवरटर्न कर दिया है। There is now little stopping Mr. Nawaz from contesting elections and becoming a formal member of the legislature. अब उसमें ने कहा कि अब नहीं, अब इसको रोका जा सकता मरीम नवाज को कॉन्टेस्ट करने से इलेक्शंस में और बनने से एक मेंबर इस लेजिस्लेचर का। अच्छा,
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये डिसीजन ठीक है, नहीं होना चाहिए था कि नहीं, कि दोनों डिसीजन देखें। एक बंदा 5 साल भागा रहा है, इधर एक तरीके से आप यही कह सकते हैं जी, कानून को डॉज देता रहा है ये इसहाक डार। दूसरी तरफ ये मरियम थी 2018 4 साल के बाद जो है ना, तो ये दोनों को रिलीफ मिला है। तो क्या ये ठीक था, नहीं था? अगर आप मेरिट की बात करें तो इनका हाँ, वेदर और नॉट, हाँ या ना, ये रिलीफ है, ये दिया गया है मिस्टर नवाज को और मिस्टर डार को, वो क्या है, वो उसके कोई लीगल मेरिट है कि नहीं, उन्होंने कहा ये वो सवाल नहीं है जो इस वक्त है, अभी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी, इट इज द इंटेग्रिटी ऑफ आर लीगल एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स दैट स्टैंड थॉरली डिस्क्रेडिटेड। उन्होंने कहा ये जो इंटेग्रिटी है हमारे कानूनी और हमारे एहतसाब के हवाले से जो सिस्टम है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो गया। क्योंकि देखें, या अगर किसी ने जुर्म की है तो आप उसको सजा दो, या अब आप 4 4 साल 5 5 साल गुजारने के बाद जो है ना, आप उसको बिल्कुल छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब है या तो वो बनाए गलत गए थे, या अब जो है ना, कुछ लोग जो है ना वो नहीं चाहते कि इनको सज़ा मिले, और अब उनसे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, ज़ाहिर बात है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, तो आप इसको ख़त्म कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये सवालिया निशान है हमारे लीगल और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पे। There are but two ways of looking at these developments. Either the cases never had enough time for Mr. Nawaz and Mr. Dar to have faced the tribulations they did, or they are being dropped now as the times have changed along with the preferences of powerful quarters. अब वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको देखने की दो चीज़ें हैं, या तो वो केस जो हैं वो सही बनाए नहीं गए थे, ठीक है, और इसको डार को और मरियम को जो है ना वो ट्राइबुलेशन का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा ट्रबल और सफरिंग का सामना करना पड़ा, ठीक है, या ये अब इनको, या तो उनमें कुछ था नहीं, या अब इनको ड्रॉप कर दिया गया है इन सारे चार्जेस को, क्योंकि उन्होंने कहा वक्त बदल गया है और अब प्रेफरेंसेस भी बदल गई हैं, तरजीहात भी बदल गई हैं हमारे पावर क्वार्टर्स यानी एस्टैब्लिशमेंट की। इन आइदर केस कोई भी वजह हो, तो लॉ विल नॉट बी एबल टू इजीली शेक ऑफ द पॉइंटिंग फिंगर्स ऑफ द पब्लिक। अच्छा, अब इसमें पब्लिक पे बहुत ज़्यादा ये है ना वो एतराज़ इस पे आ रहा है कि भाई किस तरीके से आपने है ना इस पे यहाँ पे इनको आपने एक्सोनरेट कर दिया, छोड़ दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी, कोई भी वजह हो, यो लॉ है ना वो क्या है, शुक ऑफ नहीं कर सकेगा। जो पॉइंटिंग फिंगर्स हैं, लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, इस सारे जो फैसले आए हैं उसके ऊपर। अच्छा, कह रही जी, Mariam's acquittal in the Avonfield reference is a slap in the face of the so-called accountability system that was employed to target the Sharif family, Prime Minister Shehbaz Sharif has said. अच्छा, अब शहबाज शरीफ ने क्या कहा है, ज़ाहिर है अब वो ये साबित करें कि भाई देखें हम पे बड़ा जुल्म हुआ था। उन्होंने कहा जो मरियम को ये एक्विटल किया गया, ये उसको एक्सोनरेट किया गया एवनफील्ड रेफरेंस में, उन्होंने कहा ये स्लैप एक तरह का तमाचा है इन द फेस ऑफ सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। जो एहतसाब का सिस्टम है उस पर एक तमाचा है जो जो इस्तेमाल किया गया था ये सारा सिलसिला, ताकि टारगेट किया जा सके शरीफ फैमिली को। ऐसा किसने कहा? शहबाज शरीफ ने कहा। उन्होंने कहा what of the judicial system that was supposed to keep a check on the accountability system by evaluating the evidence in each case in an impartial unbiased manner। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम क्या जुडिशल सिस्टम की बात करें जो इसलिए था कि वो देखे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को, एविडेंस को एवेल्यूएट करे impartial unbiased manner में। How does the acquittal reflect on the fact that accountability court judgments were never impeached till now। उन्होंने कहा ये किस तरह ये acquittal रिफ्लेक्ट करेगा इस सिलसिले इस हकीकत पे जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जजमेंट्स है उनको क्या है इम्पीच नहीं किया अब तक, यानी कि उनको क्या है उस पर सवाल नहीं उठे। ठीक है, अच्छा, Karenji, it also does not help that the acquittal has come at the height of a populist movement against the government by our resurgent इमरान खान। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा अहम बात ये करेंगे, देखें जब से इमरान खान को नो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाहर निकाला गया, तो उसके बाद से वो ये कह रहा है कि भाई ये लोग आए वापस क्या हैं, अपने केसेस ख़त्म करने आए हैं, इनका कोई मकसद नहीं है आवाम को रिलीफ देने का। तो अब एक एक करके अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो उसने कहा ये चीज़ मदद नहीं करती, उस ये एक्विटल है ये उस टाइम पे आया है जब ये इसकी मूवमेंट है वो एट द हाइट है, मतलब बिल्कुल अपने रूज पे, अपने जोबन पे है ये रिसर्जेंट इमरान खान की जानिब से। He has for months been accusing the PDM of staying in power just to shut down the cases pending against its leaders। ने कहा कि वो महीनों से इस बात पे इल्ज़ाम लगाता आ रहा है पीडीएम पे कि वो पावर में हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे सिर्फ इस वजह से ताकि वो ख़त्म करा सके केसेस जो अल्तवा का शिकार है इनके लीडर्स के खिलाफ। Since its ouster, Mr. Khan has talked about certain quarters keeping a hand on the pedal of the accountability process, applying pressure and taking it off when they wished। और जब से इसको निकाला गया तो मिस्टर खान जो है ना वो कह रहा है कि जी कुछ हल्के में है ना वो क्या है, कीपिंग अ हैंड ऑन द पैडल ऑफ द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, मतलब कि वो जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, एहतसाब का प्रोसेस है, उसको मुकम्मल नहीं होने देते, और वो अपनी मर्जी जब उनका दिल करता है वो उस पर प्रेशर रखते हैं या हटा लेते हैं इस सिस्टम पे, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। ठीक है, मतलब ये एहतसाब जो है ना वो मुकम्मल नहीं होने दे रहे जो हमारे कंसर्न क्वार्टर्स हैं।
मिस्टर डाज रिटर्न एंड मिस्टर माज क्विटल हैव गिवन हिम एलिमिनेशन फॉर हिज नैरेटिव। और अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है कि इसको आप छोड़ दें, फैसला सही था गलत था क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ये जो मिस्टर डार की वापसी है और जो नवाज शरीफ का जो क्विटल है मरीम नवाज का, उसने दे दिया एमिनेशन, एक रिसोर्सेज दे दिए इसके नैरेटिव के लिए, बयानिए के लिए, क्योंकि वो यही कहता आ रहा है कि उसको और तकवीत मिलती है कि ये लोग तो आए अपने क्या है केसेस खत्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, कह रहे विल ही वंस अगेन टर्न हिज गन्स ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। इनका क्या है, मतलब फिर वो अपने सारे जो है ना आप कह लेंगे जी सारा तनकीद जो है ना वो उसका रुख किधर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हो जाएगा, ऐसा सवालिया निशान पूछा है। डज ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द पॉलिटिकल केसेस अगेंस्ट हिम टू डिसअपीयर, और क्या वो समझता है कि जो पॉलिटिकल केसेस इसके अगेंस्ट है वो क्या है खत्म हो जाएंगे। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है। द वन लेसन दैट शुड बी लर्न फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स दैट पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स अ कंप्लीट ओवरऑल ऑफ इट्स एंटी करप्शन रिजीम। उनका एक लेसन जो हमें मिलता है वो ये है कि पिछले अगर हम कुछ सालों से देखें जो हो रहा है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मुकम्मल ओवरहॉल की, मुकम्मल चेंज की जो इसका एंटी करप्शन रिजीम है उस सिलसिले में। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड लाइक अ रिवॉल्विंग डोर। उनका अकाउंटेबिलिटी एहतसाब को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता एक रिवॉल्विंग डोर के तौर पर, दरवाजे के तौर पर, जहाँ पे वो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनको आप जब दिल करे उसमें धकेल दो, जब दिल करे उधर से निकाल लो, ऑन वे में आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे। तो उनका ये नहीं होना चाहिए, एक ओवरऑल जो है ना ओवरऑल होना चाहिए एंटी करप्शन रिजीम के हवाले से। ठीक है, तो ये इस हवाले से था एवन फील्ड रिलीफ के इसको रिलीफ तो मिल गया है मरीम नवाज को, लेकिन ये बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ गया है हमारे जुडिशल सिस्टम पे भी और हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पे भी। ठीक है, अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास ये था डार प्लान्स के हवाले से था कि भाई अब ये वापस आया है तो क्या करेगा। इसमें सबसे बड़ी कल हमने ओपिनियन भी किया था जाहिद हुसैन का, तो उसमें हमने यही किया था कि जिस तरीके से डार ने पहले ही वो मैनिपुलेट कर लिया था डॉलर को, ठीक है, और उसमें आर्टिफिशियल तरीके से है ना सारी विंडो ड्रेसिंग करके उसने वो उसको डॉलर को स्टेबल रखा था। तो अब ये नहीं कर सकेगा क्योंकि आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ थी कि आपने किस तरीके से है ना मतलब कि ऑटोनॉमी देनी है इसको स्टेट बैंक को, कि स्टेट बैंक एक्ट के में भी तरमीम की गई, वो भी हमने डिटेल से देखा था। तो उन्होंने कहा ठीक है इसके प्लान्स अभी भी वही हैं कि जी मैं इसको मुस्तहकम रखूँगा, ये इन्फ्लेशन है इसको कम करूँगा, डॉलर की है ना इसमें रुपए की कदर में इजाफा करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा ये अब उसके लिए उस तरह आसान नहीं होगा मैनिपुलेट करना जिस तरह इसने 5 साल पहले किया हुआ था। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो उन्होंने कहा जी मुल्क के नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं सागदार, ठीक है, उन्होंने अपने प्लान्स बताया किस तरीके से वो मुस्तहकम करेंगे इकॉनमी को, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट मेरी है ना वो टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि उसने कहा कि जी रुपया है वो हैवीली अंडर वैल्यूड है इस वक्त, और किस वजह से स्पेकुलेटिव प्रेशर्स की वजह से। और उसने कहा जी मेरी जो एजेंडा है वो ये होगा कि कमी लाई जा सके इन्फ्लेशन में, बोरिंग कॉस्ट में, ताकि वो माशी बहाली है उसका सिलसिला शुरू किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने कहा पहले ही वो हमारी होम करेंसी है वो उसमें इजाफा हुआ है 4.18% अगेंस्ट द डॉलर, कहाँ पे इंटरबैंक मार्केट में इन द लास्ट 4 सेशंस। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि क्या इसके प्लान्स हैं, लेकिन अब उसमें क्या कह रहे हैं कि मिस्टर डार अब जो पाकिस्तान वापस आया है ना, जो अगर 5 साल पहले से हम इसका मुवाजना करें तो वो क्या है बहुत डिफरेंट है, हैज़ कम बैक टू पाकिस्तान डिफरेंट टू व्हाट ही हैड लेफ्ट 5 इयर्स अगो टू लिव इन सेल्फ एग्जाइल। तो उन्होंने कहा हमारी वो मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा प्रिकेरियस है, ज़्यादा डेंजरस है, और इसकी जो स्टेट बैंक में जो है जिस तरीके से चेंजेस आए हैं एक्ट में, तो उन्होंने कहा कि जो इंजेक्ट करना डॉलर्स मार्केट में ताकि एक इल्यूजन पैदा की जा सके रैपिड ग्रोथ की रुपये को ओवर वैल्यू रख के, उन्होंने कहा हो सकता है इस तरह वो काम ना करे जिस तरह 5 साल पहले इसने कर लिया था, क्योंकि वजह क्या है कि एक तो उन्होंने कहा कि मुल्क के पास स्पेयर डॉलर्स नहीं है, दूसरे अगर इसके पास होते भी तो ये नए स्टेट बैंक लॉ है ना वो लिमिट कर देता है कि आप आर्टिफिशियली प्रॉप अप नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सचेंज रेट को। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे पास डॉलर है वो 20 साल के अपने हाई ऑन कंटिन्यूड मॉनेटरी टाइटनिंग है बाय द फेड टू टेम इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये डॉलर है ना वो बढ़ के कितना हो गया 20 ईयर हाई पे ऑन कंटिन्यूड मॉनेटरी टाइटनिंग बाय द फेड टू टेम इन्फ्लेशन। और फिर और क्या हुआ है, और इसकी वजह से ये हुआ है कि जो मेजर करेंसीज जो है ना वो ऑल टाइम लोज पे आ गई हैं, और उनका किस तरीके से रुपये वो पहले ही अंडर प्रेशर है फॉरेन एक्सचेंज क्रंच और एलिवेटेड इन्फ्लेशन की वजह से वो क्या है इंसुलेटेड रह सकता है। दी वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी स्ट्रेंथ और वीकनेस। उनका जो वैल्यू है करेंसी की वो एक अक्सी होती है, रिफ्लेक्शन होती है मईशत की मजबूती की या उसकी कमज़ोरी की, और इसको क्या है आइसोलेशन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अलग नहीं हम देख सकते, हमें हर चीज़ को क्या है उसका कंबाइन इफेक्ट देखना होता है। ठीक है, अच्छा, और एंड में अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये कह रहा है कि जी उन्होंने कहा हमारी इकॉनमी पहले ही बहुत ज़्यादा
आप कह लें कि जी गिरावट का शिकार है और गवर्नमेंट जो है ना वो देख रही है तरीके कि किस तरह डेट रिलीफ और वेवर्स लिए जा सकें। ये डेवस्टेटिंग फ्लड्स हुए हैं तो उनका कुछ भी मिस एडवेंचर हुआ इस मैनेजिंग करेंसी को मैनेज करने में, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो नुकसानदेह होगा मईशत के लिए। उन्होंने कहा हम पहले भी ये देख चुके हैं मल्टीपल टाइम्स और हमने बहुत ज़्यादा क्या है सफ़र भी किया है। उन्होंने कहा ये वक्त आ गया है कि हम ये मार्केट मैनिपुलेशन से बचें और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाएं अपनी इकोनॉमिक ट्रबल्स को हल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि जी जो 5 साल पहले था डर आया था, तो जिस तरह वो तब मैनिपुलेट करता था अब वो पॉसिबल नहीं होगा। एक तो उन्होंने कहा जी हमारे पास डॉलर अब है नहीं और दूसरे जो है ना अब ये लिमिट करता है जो स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम आई है। उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि हम मार्केट मैनिपुलेशन से ना मैनेज करें इकॉनमी, बल्कि क्या है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन से मसले का हल निकालने की कोशिश करें। तीसरे ट्वेल्थ थोड़ा देख लेते हैं। टारगेटेड अटैक हुआ है 3 चाइनीज़ ओरिजिनल इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, उसमें मुलाजिम है वो मारा गया है, मियाँ बीवी हैं वो ज़ख्मी हैं। अब बेसिकली यहाँ पे ये है कि वैसे तो हमने देखा होगा कि पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरे चाइनीज़ आए होते थे वहाँ पे उन पे हमले किए जाते थे, लेकिन अब ये वो लोग थे जो इनकी यहाँ की पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी, पिछले 50 सालों से रह रहे थे, तो उन पे हमला जो किया गया है उस पे काफ़ी जो है ना वो इज़हार किया गया है, तशवीश का इज़हार किया गया है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पहले उन लोगों पे अटैक होता था जो मेगा प्रोजेक्ट्स में यहाँ इन्वॉल्व होते थे पाकिस्तान में, लेकिन इस बार ये डिफेंसलेस विक्टिम्स जो है ना जिन्होंने पाकिस्तान को अपना घर बनाया था वो बहुत ज़्यादा अपॉलिंग है, बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे जी कंफ्यूजिंग, माइंड बॉगलिंग है, परेशान करने वाला है कि इन लोगों पे जो है ना वो हमला किया गया। और यहाँ पे जब इन चाइनीज़ पे हमला किया गया तो वहाँ पे लोकल्स जितने भी प्रेजेंट थे क्लिनिक में उनको टारगेट नहीं किया गया, ये शख्स मारने आया था। ठीक है, और यहाँ पे एंड में यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको एंड देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह है चीज़ कि जी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को ज़रूरत होगी कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करे ताकि ये सारे सेल्स को ये है ना उनका पता लगाए और उसको ख़त्म कर सके जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो ज़िम्मेदार हैं ये एक्ट्स ऑफ टेररिज्म के। ठीक है, तो बेसिकली ये इस हवाले से था कि ये 3 चाइनीज़ पे जो हमला हुआ है तो उस पे उन्होंने कहा है कि जी मतलब बहुत ज़्यादा ये appalling है चीज़ कि वो लोग जिन्होंने अब इसको अपना घर बनाया था, इतनी देर से यहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे, उन पे ये हमला किया गया। तो उन्होंने कहा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको अपना काम यहाँ पे करना होगा और ये सेल्स हैं, उनको क्या है ख़त्म करना होगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।